जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। और थोड़ा सा मार्केट का देखा जाए तो इस टाइम रफली आज के दिन जो है मार्केट 1% अप है, लेकिन अगर पूरे वीक में देखा जाए तो तकरीबन -0.2% थोड़ा सा डाउन है। पिछले दिन जो है 2-3 दिन वो काफ़ी मार्केट थोड़ी सी नीचे रही थी, लेकिन आज के दिन कुछ रिजल्ट्स की वजह से कुछ सीमेंट्स के अंदर आज रैली भी हमें नज़र आ रही है, तो इसकी बेस के अंदर वजह से जो है आपकी स्टॉक मार्केट थोड़ी सी ऊपर है। इसके अलावा जो आप लोगों ने देखा एक थोड़ी सी डेविस्टेटिंग न्यूज़ है फ्रॉम पाकिस्तान इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। इकोनॉमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान एज ए नेशन पर्सपेक्टिव हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं। और अल्लाह से दुआ है कि ये फ्लड्स ज़्यादा कम से कम जो है ये मुतासर करें हमारे अवाम को। और मेरी आप लोगों से अपील भी है, सरमाया की अपील है कि अगर आप लोगों ने रिसेंटली देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैसे बनाए भी होंगे, स्टॉक मार्केट रैली भी किया है, हमारे बुल्स एंड बियर्स से भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए हैं। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा चंक जो है अपना पैसा इस चीज़ के लिए दें, आप इस कॉज के लिए दें। और जब आप इस तरह से मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी भी मदद करते हैं और आपके भी जो मुनाफा होता है और ज़्यादा बढ़ता है। तो कोशिश करें, इसमें पार्टिसिपेट करें एंड अपने नेशन को आपने खुद ही हेल्प करना है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। जी फराज भाई, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह मार बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। और इस वीक भी हमने देखा जो जितने भी हमारे स्टॉक्स थे वो परफॉर्म किए हैं। एक दफ़ा मैं उसका क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो रीसेंट टाइम्स में हमारी कॉल्स थी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी भैया, बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस की थी, हमने यहाँ पे कहा था कि इसको बाय करें और उसके बाद हमने ये देखा कि ये बढ़ना शुरू हो गया। और आज जिस टाइम जुम्मा था ये कैप हुआ हुआ है और ये अपने सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा है। फिर पेल को हमने बहुत अच्छे टाइम पे इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय कॉल दी थी। इधर बुल्स एंड बियर्स में भी ये भी अपने टारगेट्स की तरफ ऊपर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है 49। और फिर उसके बाद हमने जो इसके अल्टीमेट टारगेट्स 58 के रखे हुए। सो होपफुली ये वहाँ तक चला जाएगा। फिर कुछ अर्सा पहले टॉम सीएल की हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था कि बहुत अच्छे एक्यूमुलेशन बॉक्स में है, इसकी रेजिस्टेंस लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क की थी। फिर कहा था कि ये इस डब्बे से बाहर निकला है और ये बहुत बड़ी साइन है इसके, जब भी करेक्ट हो इसको बाय कीजिएगा। और फिर आपने देखा होगा कि ये आज 54-55 के ऊपर कैप लगा हुआ है और ये स्टार ऑफ द वीक रहा है। इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है, लास्ट 3 to 4 डेज से ये बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। 30% की इसने अपसाइड दिखा दी। फिर लास्ट फ्राइडे जिस टाइम हमने ये रिकॉर्ड किया था उसके फ़ौरन बाद ही ये वाला जो लेवल था गोल्ड का ये ब्रेक हो गया था और उसी दिन जाके टीपी हिट हो गई थी। लेकिन जब ये शो लाइव होता है बाद में तो उसके बाद ये वाला लेवल ऑलमोस्ट फिर से आके उसको रीटेस्ट किया। तो जिन लोगों ने उस रीटेस्टिंग पे यहाँ पे इसको बाय किया है तो दोबारा से जो हम गोल्ड के टारगेट्स आए कर रहे थे $3400 के, वो उसने जाके आराम से इजीली हिट किया, जो हम काफ़ी टाइम से इसको हाई आई कर रहे थे। फिर इथीरियम के ऊपर हमने ये वाला लेवल बताया हुआ था 4384, बाय स्टॉप होना चाहिए। अगेन ये रिकॉर्डिंग जो थी वो लेट अपलोड हुई है, तो वापस आके इस को दोबारा से इन लेवल्स को टेस्ट करके फिर बाउंस किया इथीरियम ने। सो ये भी बहुत अच्छा प्ले करके गया है। उसके अलावा अगर आप लोग सैयद फराज इक्विटीज़, जो लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि इंडेक्स आपका यहीं रहेगा, लेकिन अब आपके सेकंड टीयर थर्ड टीयर स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर इस तरह की कॉल्स आपको चाहिए तो आप सैयद फराज इक्विटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने एक पेस की कॉल दी थी 6.35, ₹8 तक चला गया। बैंक मुकारमा 5.5 ₹5.25 का था, ₹6 तक चला गया। फिर उसके बाद टॉम सीएल 38 पे दिया था कॉल और उसकी आप देख रहे हो तो कैप होता हुआ जा रहा है। फिर पेल के बारे में बताया था 43 47, एग्जैक्ट 47 को जाके इसने टेस्ट किया है। इसी तरीके से ट्रीट की कॉल थी 23.92 की प्राइस के ऊपर, 25.8 फर्स्ट टीपी इसने हिट कराई। फिर मेपल लीफ सीमेंट 90 के ऊपर बाय कराया था, आज ₹103 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो ये सारी कॉल्स सैयद फराज इक्विटीज़ पे रही थी। सो ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा वीक रहा। बाकी आप बताएं क्या मैक्रोस के ऊपर खबरें आपके पास। डोंट स्किप दैट। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। So do take सरमाया.pk courses and become financially healthy। अच्छा, यहाँ पे मैक्रो पे बात करने से पहले पहले मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। लास्ट वीक जब हमने ये बुल्स एंड बियर्स की रिकॉर्डिंग की थी तो उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था और मैंने फेसबुक पे आके ये बताया भी था कि मैं इसके ऊपर डिटेल में एक पोस्ट लगाऊंगा। और ये पोस्ट जो है वो पावल की ऊपर थी और पावल ने बेसिकली एक बहुत बड़ा
एक स्पीच दी है जैक्सन होल। एक हर साल जो होता है एक इवेंट होता है जिसमें जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं और ये जो आपके सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, अपनी इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। और ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जो पावल है वो इंटरेस्ट रेट कट की थोड़ी सी हिंट दे देगा या बता देगा। और उसने बेसिकली ये कह दिया कि ओवरऑल जो है हमें लग रहा है कि आपकी हमारी इंप्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हो रही है और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, और हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट के नंबर को हमने पहले देखना है या दूसरे एंड पे जो हमने इन्फ्लेशन है उसके नंबर को पहले कंसिडर करना है। तो कंसिडरेशन जो पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो ये सोच रहे थे कि इन्फ्लेशन को पावल ज़्यादा कंसिडर करेगा, लेकिन हुआ ये कि पावल ने बिल्कुल ये कह दिया कि इंटरेस्ट रेट कट जो है हम इस साइड पे देखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा बेहतर करें। और एक बेसिकली फेडरल रिजर्व बैंक का एक एजेंडा होता है जिसमें एक लोअर बाउंड होता है, जिसमें उतने हद तक ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है इस पोस्ट के अंदर, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताया तो ये इफेक्टिव लोअर बाउंड है। ये बेसिकली क्या है कि अब सेंट्रल बैंक ये कह रही है कि जो लोअर बाउंड था पहले, जिसको 0% पे इंटरेस्ट रेट को कर दिया गया था पहले जब आपके कोविड आया था, अब ये कह रहे हैं कि हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये फेडरल रिजर्व बैंक अब ये एडमिट कर रहा है कि हम इन्फ्लेशन को चाहे थोड़ा बहुत ऊपर भी टारगेट अगर है तो हमें कोई इतना मसला नहीं है, हम इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कट करने की तरफ, जीरो पे लाने की तरफ नहीं, हमारा इरादा थोड़ा बहुत भी कट कर देंगे वो भी हमारे लिए ठीक है। अब ये चीज जो है हमारी स्टॉक मार्केट के लिए इट्स हाईली बुलिश, यूएसए की मार्केट के लिए बहुत बुलिश है, और हमारी जो स्टॉक मार्केट्स है उनके लिए भी इट कैन बी बुलिश। वैसे तो हमारी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये शो का जो फॉर्मेट है ये खैर मैं हर दफा दिखाता हूँ, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। अच्छा, ये लास्ट वीक की अगेन स्नैपशॉट्स हैं, ये 3 स्नैपशॉट यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, आप लोग इसको अगेन पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस दफा की जो है पहले हम सबसे पहले डेवलपमेंट देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा तकरीबन इसके लोन्स 15% ऊपर चले गए हैं। टेक्सटाइल के लोन जो है वो तकरीबन 13% उनके भी राइज किए हैं, और ऑटो लोन्स जो है वो तकरीबन 25% राइज किए हैं। ये सारे जो हैं ऑलरेडी हमें एक्सपेक्टेड था कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट आपके नीचे आते हैं कंपनीज जो हैं वो लोन ज्यादा लेती हैं ताकि डेवलपमेंट ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो अगेन प्रॉफिट्स वगैरह ज्यादा ग्रो करेंगे। और ये एक्सपेक्टेड भी था, जैसे हम ऑलरेडी बताते रहे हैं कि ऑटो लोन्स आपके ज्यादा बढ़ेंगे जैसे जैसे गाड़ियां आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। स्टेट बैंक जो है इसके रिजर्व तकरीबन 14.2 बिलियन तक स्टेबल हो चुके हुए हैं, और ये तकरीबन जो आपके जो इंटरेस्ट जो कवरेज है आपकी इंपोर्ट कवरेज यहाँ पे लिखना था मैंने 2.7 मंथ्स पे बरकरार है। रेकोटेक जो है इट सिक्योर $6 बिलियन इन फंडिंग प्लेजेस, तो ये भी अगेन देखा जा रहा है बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का। आगे जाके इसमें ओजीडीसी भी शामिल है, पीपीएल भी शामिल है, और आपकी इंटरनेशनल कंपनीज भी कुछ शामिल हैं। तो अगेन यहाँ पे जो हमारे मिनरल्स का काम होगा इससे बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाली है। कई ऐसी कंपनीज हमने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई आप लोगों को, जैसे जिया चेन्नई हो गई, और भी काफी आपकी ऑटो की कुछ कंपनीज हैं, कुछ आपकी सीमेंट्स की कंपनीज हैं जिसमें यहाँ पे काम काफी हद तक इसका होगा, ठीक है। सो रेकोडेक से काफी ज्यादा फायदा पाकिस्तान को भी होना है और कंपनीज को भी होगा। एडीबी अप्रूव्स $800 मिलियन फॉर फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, ये भी एक अच्छी न्यूज है। एशियन डेवलपमेंटल बैंक जो हमें कुछ प्रोवाइड करा हुआ फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। कार इंपोर्ट्स जंप 61% आफ्टर टैरिफ कट्स, तो ये भी हमने पिछले दिनों कुछ न्यूज देखी थी जिसकी बेस के ऊपर मैंने आपको कहा था कि बजट थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं आया टुवर्ड्स आवर ऑटो सेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे जो ये 61% जंप हुई है ना आपकी इंपोर्ट गाड़ियों की बड़ी है, ये हमारी ऑटो असेंबलिंग के लिए थोड़ी सी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ डेवलपमेंट। फिर इसके बाद इजी पैसा डिजिटल बैंक पोस्ट तकरीबन 3.64 बिलियन रुपीज इन फर्स्ट हाफ प्रॉफिट। जो फर्स्ट हाफ का जो ईयर है आपका उसमें इतना ज्यादा आपका प्रॉफिट हो चुका है। अच्छा, अब ये चीज भी ज़हन में रखें कि इजी पैसा काफी ज्यादा लोग जैज कैश है जैसे इजी पैसा बहुत ज्यादा लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि लोग बैंकिंग जो बैंकिंग के अपने जो उनके वॉलेट्स वगैरह उनको थोड़ा सा कम यूज, अकाउंट्स को कम यूज करते हैं। ये वाली चीज आम जैसे हमारे जो ऑडियंस है, आवाम है, उनके लिए इजी पैसा जैज कैश थोड़ा सा इजी लगता है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि एक अच्छा स्टार्टअप बना था पहले इजी पैसा और अब बड़ा जबरदस्त एक प्रॉफिट्स बना के दे रहा है, ठीक है। पावर्स की जैक्सन होल शिफ्ट स्पार्क्स मार्केट ऑप्टिमिज्म, तो ये अगेन मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस काफी डिटेल में कर दिया, और ये ग्लोबली काफी अच्छा एक इवेंट हुआ है। पाकिस्तान बांग्लादेश साइन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एमओयूज, तो ये एक बांग्लादेश के साथ भी एक काफी अच्छा एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। आगे डेवलपमेंट्स काफी जबरदस्त देखी जा रही हैं कि बीच में भी आपस में जो ट्रेडिंग डील्स होंगी काफी जबरदस्त होंगी। और फार्मास्यूटिकल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो कई कंपनीज ऐसी हैं जिनको मेडिसिन यहाँ से हम
बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपनी जिनको आप थोड़ा सा बहुत देख सकते हो कि एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पे जा रही है, उससे आपकी जो फार्मास्यूटिकल की कंपनीज अगर आप टॉप पिक्स करनी है तो उसमें काफी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, यूएन रिलीजेस $600,000 फॉर फ्लड रिलीफ इन पाकिस्तान। ये ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस तो काम कर रहा है, हमारा भी काम बनता है कि थोड़ा बहुत हम भी कंट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट, एडीबी टू फंड स्टॉल्ड ML1 प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जो ट्रेन का है कि हम यहाँ पे दोबारा से इसको रिवाइव करने लगे। ये बहुत अरसे से बंद था और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है ये फंड को अलाउ किया है। अब आगे देखते हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड होता है और अच्छे तरीके से यूज होगा, तो अगेन जो ट्रैवलिंग है थोड़ी सी निस्बतन आसान होगी, जो हमारे रेलवे के सिचुएशन थी वो थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स टू यूएस सर्च 40% इन जुलाई, दिस इज अगेन गुड। हमारी यूएस को एक्सपोर्ट बढ़नी भी चाहिए, हमारे ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो निस्बतन काफी कम लगे हैं एज कम्पेयर टू द एशियन कंट्रीज, तो उसका बेनिफिट हमें लेना भी चाहिए और नजर भी आ रहा है। और आगे जाके भी ये जेहन में रखें कि हमारी कंपनीज जो यूएस को एक्सपोर्ट ज्यादा करी हैं उनको भी फायदा मिल सकता है। ठीक है, SIFC और ECC क्लियर रिफाइनरी ड्यूज टू अनलॉक $6 बिलियन इन्वेस्टमेंट। इसमें ज्यादातर जो पेमेंट है वो सिनर्जी की हुई है। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ रिफाइनरीज के अंदर ये काफी पेंडिंग न्यूज थी जिसका वेट किया जा रहा था कि जैसे ही न्यूज आएगी तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि थोड़ी बहुत रैलीज आपको रिफाइनरी में नजर आएंगी। तो दिस इज अ बिग न्यूज। इसके बाद चलते हैं कुछ स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज हैं। FFC एंड AKBL इंच टुवर्ड शरिया कंप्लायंट स्टेटस। तो फौजी फर्टिलाइजर ने लास्ट टाइम जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग जो इनकी हुई थी उसमें भी उन्होंने बताया था कि हम थोड़ा सा पॉइंट्स हमारे रह गए में उसको हम थोड़ा सा डील कर लेंगे तो हम शरिया कंप्लायंट हो जाएंगे। इसके अलावा अस्करी बैंक जो है अब ये इस्लामिक बैंक की तरफ जा रहा है, तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा ब्रांचेस ये इसको कन्वर्ट कर देंगे, जब हो जाएगा तो फिर देन अगेन दिस विल बी अगेन शरिया कंप्लायंट। नेक्स्ट, पाकिस्तान केबल एक्सपैंड सोलर कैपेसिटी टू 2.3 मेगावाट। ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है कि बहुत ज्यादा कंपनीज जो हैं वो सोलर की तरफ जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंडेंसी अपनी कम कर रही हैं, कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। जितनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपकी प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लैक्सो प्रॉफिट सोर्स 154%, हेलियन पोस्ट 59% राइज इन फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर। आपका जो ईयर है उसमें दोनों कंपनीज ने बेहतरीन प्रॉफिट किया है। ऑलरेडी जो हेलियन है वो ग्लैक्सो का पार्ट भी है, दोनों ही अच्छी कंपनीज हैं। दोनों को मैं सजेस्ट भी करता हूँ अगर फार्मास्यूटिकल इसमें देखना है तो ये दो तीन कंपनीज मुझे बहुत पसंद है, जिसमें ये ग्लैक्सो आती है, हेलियन आती है, आपकी AGP आती है, हाईनून आती है। सो ये सारी कंपनीज बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं और उसके रिजल्ट्स आपके सामने भी आ रहे हैं। SRVI सर्विस जो आपकी स्टॉक है हिट्स अबव 80% इंक्रीज इन अगेन फर्स्ट फिस्कल ईयर जो आपके प्रॉफिट्स हैं उसमें इन्होंने 80% इंक्रीज किया प्रॉफिट, विच इज अगेन गुड। अच्छा, बैंक अल हबीब ने पोस्ट 9% डिक्लाइन अपना अर्निंग्स में किया। अच्छा, बैंक्स का काफी हद तक हम देख रहे हैं कि ओवरऑल काफी बैंक्स के थोड़े से डिक्लाइन नजर आ रहे हैं। कुछ बैंक्स हैं अभी भी काफी जबरदस्त उन्होंने रिजल्ट दिखाए, UBL ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिखाया, मिजान बैंक का भी थोड़ा बहुत बेहतर आया, लेकिन ये जो रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं ये आपके डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से हो रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो है कुछ कंपनीज बैंक्स जो हैं वो अपनी अर्निंग्स उनकी एक्सपेक्टेड है आगे जाके थोड़ा सा नीचे होना, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा अपने पैसों की यूटिलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग ग्रोज टू 12 वेसल्स बूस्टिंग शिपिंग कैपेसिटी। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ जब हमने PNSC की आपको कॉल भी दी थी बुल्सन बीएस के अंदर, तभी मैंने ये बात की थी कि ये शिपिंग को चेंज करना चाह रहे हैं और नई शिप्स लाना चाह रहे हैं। तो ये अगेन ये न्यूज हमारे पास आ गई है, उससे पहले हमने स्टॉक्स को पिक भी कर लिया था और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी। जी, बैक टू फराज भाई, इस दफा फिर आप KSN इंडेक्स का भी बता दें और टॉपिक्स भी बता दें। अच्छा, 100 इंडेक्स की टेक्निकल्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास सेम वही टेबल चलता हुआ आ रहा है, पॉइंट्स टेबल, जहाँ पे बुल्स का वेट हमेशा से ज़्यादा नज़र आ रहा है, बेयर का वेट उतना ही है, 2 पॉइंट्स बेयर्स के पास हैं, 3 पॉइंट्स आपके बुल्स के पास हैं। स्टिल आपका हाई राइज एंड हाई लोज लग रहे हैं। टाइम साइकिल्स के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 9 सितंबर तक रैली शो कर रही है, वाइक ऑफ रिक्यूमुलेशन की स्टिल एडवांसिंग फेज़ में है और बेयरिश इंडिकेशंस में हमारे पास ये जो नीचे गैप्स बनी हुई हैं ये कभी अब देखें कब फिल होती हैं या होती भी हैं, ज़रूरी नहीं होता। बहरहाल जब भी ये फिल होती हैं अगेन ये अपॉर्चुनिटी होती है वैल्यू बाइंग की। वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस, वीकली के ऊपर एक डाइवर्जेंस बनी हुई है RSI के ऊपर, और सो ओवरऑल यहाँ पे 100 इंडेक्स आपको ठीक लग रहा है। हमने देखा है पिछले 5-6 सेशन से ये 151 के बाद से करेक्ट होता हुआ नीचे आ रहा था, तो काफ़ी लोग पैनिक कर रहे थे। उसमें मैंने ये सजेस्ट किया था कि कोशिश करें आप लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स के ऊपर ट्रेडिंग करें,
सेकंड ईयर थर्ड ईयर के ऊपर ट्रेडिंग करें, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो है वो लैग कर रहे होते हैं, आपके अंडर इंडेक्स आगे परफॉर्म कर चुका है, तो बहुत सी स्टॉक्स जो हैं वो उसको जाके कैच करेंगे। हमने देखा कि टॉम सेल परफॉर्म करता हुआ गया, मेपल लीफ करता हुआ गया, इवन जो बिल्कुल ही आपके 10 रुपये से नीचे वाले स्टॉक्स हैं जिसमें TPL था, पेस था, PIBTL था, BML था, वेव्स था, ये सारे परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। सो मेरे ख्याल में उन स्टॉक्स पे हम नज़र रखें जो अपनी एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर रैली करने के तैयारियों में हो। लेकिन अगेन सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स होते हैं तो इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस ज़रूर रखा करें, अदरवाइज़ फिर ये लंबी आपको इंतज़ार या वेट में डाल देते हैं कि कब जाके आपके इसके ऊपर टारगेट्स हिट होंगे। सो ओवरऑल हमारा मार्केट बुलिश है आपकी, और लग ऐसे ही रहा है कि जब भी नीचे आए अच्छी करेक्शंस हो तो आपको बाय ही करना चाहिए, और स्टॉक्स आप वो वाले चूज़ करें जो अपने एक्यूमुलेशन बॉक्स को भी ब्रेक कर रहे हैं। जी परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैं पहले हम रेशियो ऑफ द वीक को डिसाइड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक्स पे चलते हैं। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। चलिए, टॉपिक्स पर जाने से पहले पहले हम इस दफ़ा की जो हमारी रेशियो ऑफ द वीक है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, और यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। सो इस दफ़ा की जो हमारी रेशियो ऑफ द वीक है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। Operating profit margin shows how efficiently a company manages its core operations after covering both the cost of goods sold and operating expenses such as salaries, rent, marketing and R&D. लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो होता है आपका जो सेल्स होती है उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपका रॉ मटेरियल के ऊपर जो कॉस्ट होती है उसको आप माइनस करते हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और उसमें से अगर आप मजीद सैलरीज होती हैं, उसमें आपका रेंट होता है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, R&D रिसर्च डेवलपमेंट होता है, वो सारे आप कट कर लो तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। और कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनके ये वाली जो कॉस्ट होती है निस्बतन थोड़ी सी ज्यादा होती है। A higher operating profit margin means the company is better at turning sales into profits, reflecting strong cost management, scalability and business model strength. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ पहले चिराग सीमेंट को जो सीमेंट की कंपनी थी इनको सारों को एक्सप्लेन भी किया था, और हम यहीं पे क्या करते हैं सारी कंपनीज को पिक करते हैं और वन बाय वन फिर हम इनको देख भी लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको चेक कर सकते हैं। सो इसमें से सारी कंपनीज को नहीं करता, कुछ कंपनीज को हम सेलेक्ट करके एक आइडिया लगा लेते हैं कि ओवरऑल अब आपने देखना दोनों है। यहाँ पे क्या करते हो कि आपने अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं तो आप साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट को भी साथ मद्देनजर रखें। ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पे चार्ट भी शेयर हो गए, और हमने क्या करना है यहाँ पे एडिट रेशियोज में आना है। फिर इसके बाद हमारे पास ये ऑलरेडी लास्ट वीक का मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट का भी शेयर हुआ है, और इसी तरीके से आप क्या करोगे, नीचे आओगे और ये ऑपरेटिंग मार्जिन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। जब आप यहाँ पे करेंगे ये आपके पास सेव रेशियो हो जाएगा। अब इससे क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी ये 2-3 कंपनीज आ गई, इसमें ऑलरेडी हमारे पास बाय डिफॉल्ट देखें डिविडेंड यील्ड वगैरह भी आपके पास आ रहा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे आप सेट करो। देखें कोहार्ट सीमेंट बाय फार 39.42% टॉप पे है, और अगर इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखे जाए तो तकरीबन 36% इसका भी चल रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड कंपनी ओवरऑल, इनके पास एसेट भी बहुत जबरदस्त है। तो आप देख रहे हो कि ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल रहा है कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कर रही है। इसके बाद अगर आप देखोगे फौजी सीमेंट 39 है, इसका भी ऑपरेटिंग मार्जिन काफी जबरदस्त है 34। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि फौजी सीमेंट जो है काफी ज्यादा सोलर पे काम कर रहा है, इसकी वजह से ही इसके ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा अच्छे आए हैं। फिर आपका बेस्ट वे सीमेंट 34% है। फिर अगेन यहाँ पे आप देखो ऑपरेटिंग मार्जिन भी 30% है। इसी तरीके से आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। अब देखें कुछ कंपनीज यहाँ पे हैं जिनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे 23% आ रहा है। इसका अगर आप देखो ना, पावर का 28% है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग मार्जिन ना आपका 18% है। इसका मतलब है कि इनको जो ओवरऑल कुछ हो सकता है कि मार्केटिंग के ऊपर पैसा ज्यादा पड़ रहा है, रेंट का पैसा ज्यादा पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा पड़ रहा होगा, तो जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन कम है। लेकिन पानी सीमेंट के यहाँ पे अगर आप देखो ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, और इसका जो दरमियान में है ये देखें 24% इसका ऑपरेटिंग मार्जिन आ रहा है। जी, सो दिस इज द रेशियो ऑफ द वीक। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा, टॉपिक्स में आते हैं हमार, और सबसे पहले गंदारा ऑटोमोबाइल्स गैल के नाम से जो स्टॉक है आपका, ये बहुत अच्छी कंटिन्यूशन पैटर्न को इसने ब्रेक करके ऊपर ये सस्टेन कर रहा था। राइट नाउ थोड़ी सी एक बेरिश डाइवर्जेंस है, और इसके लिए अब करना ये होगा कि ये जो बी पॉइंट इसने अपना हाई डिफाइन किया हुआ है जो आपका आ रहा है 582 के करीब, जैसे ही ये ब्रेक होता है और यहाँ से एक अच्छी आपकी मोमेंटम के साथ यानी कि अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तो ये डाइवर्जेंस डाइल्यूट हो जाएगी, ये RSI उससे ऊपर चला जाएगा, आपका नया हाई बन जाएगा। सो मोस्ट लाइकली जब ये बी पॉइंट को ब्रेक करे 585 जो भी है इसका हाई,
उसको जब ये ब्रेक करता है तो फिर ये आपके जो नेक्स्ट टारगेट इसके ऊपर आ रहे हैं वो 733 के आते हैं। इन केस ये ब्रेक नहीं होता तो फिर इसको करेक्ट होना चाहिए, और करेक्ट होने के बाद ये जो इसका सी पॉइंट 0.382 की रिट्रेसमेंट है जो 510 515 के करीब आ रही है, वहाँ पे फिर इसकी वैल्यू बाइंग बनती है। फिर इसको वहाँ पे एक्यूमुलेट करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि ये ब्रेक करे बी पॉइंट को, एंड देन उसके ऊपर इसकी प्रॉपर राइट बनती है 733 की। सो ये बहुत अच्छे गेंस इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, और ये होपफुली या तो ये रिट्रेस करने के बाद जाके बी पॉइंट को ब्रेक कर देगा, या आने वाले टाइम पे जल्दी बी पॉइंट को ब्रेक करके फिर ये नए हाइस की तरफ जाए। हमारे गैल के फंडामेंटल्स अब क्या कह रहे हैं आपको? इसकी जो गाड़ी आई और जो सेल्स हुई हैं, क्या इसको टेक्निकल्स को बैक कर रही हैं, एज अ कैटलिस्ट वो एक कर सकती हैं? बिल्कुल। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, और मैं पहले आप लोगों को अपने एंड से भी दिखा देता हूँ। सो हम सरमाया की वेबसाइट पे आते हैं यहाँ पे, और इसको एज ए नंबर्स के तौर पे देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ऑलरेडी मेरी टॉप पिक्स में भी है, और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताता रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर अगेन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप पिछले 1 साल के अंदर देखें तो ये बेहतरीन इसकी यहाँ पे आप लोगों को परफॉर्मेंस नज़र आ रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 साल के निस्बत ये तकरीबन 270, बल्कि 3 ईयर्स का अगर हम देखें तो रफली मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया हुआ है। आज से 3 साल पहले तकरीबन 33 का था, और इस टाइम पे ये शेयर जो है फराज 550 का पहुंच गया। मेरे ख्याल से कम ही शेयर्स ऐसे हैं कि जो इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने शो की है। ठीक है, अच्छा अब इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू इंक्रीज अगर आप देखोगे, और ये मैं ईयरली कर लेता हूँ, तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका रेवेन्यू इंक्रीज नज़र आ रहा है। 9.4 बिलियन से तकरीबन ये 18 बिलियन की तकरीबन इसकी सेल हो गई है। डबल से ज़्यादा ये ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेहतरीन ये रिजल्ट है। उसके बाद अगर आप देखें नेट इनकम इसकी तकरीबन 364 थी, और ये अब जाके जो है 1 साल के बाद आप देखो 1522। सो ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 15 गुना जो है आपके यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इसके बाद यहीं पे हम नीचे आके थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आओ ईपीएस को देखते हैं तो 1 साल पहले तकरीबन 6.4 की ईपीएस थी, इस टाइम पे ये 45 की है। तो रफली अबाउट ईपीएस में भी 8 गुना का इसमें इजाफा आपको नजर आ रहा है, विच इज अगेन स्पेक्टेकुलर। और ये चीज अच्छी बात है कि आपके इतने जबरदस्त रेवेन्यू ग्रो कर रहे होते हैं, इनकम ग्रो कर रही होती है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट में आते हो, एक बहुत बड़ा आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। क्वार्टरली जो इसका रिसेंटली जो नंबर आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसका 15 बिलियन रुपीस इसके पास एज अ कैश पड़ा हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर आप देखें 2.2 है। तो रिसेंटली इसके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि इनकी जो ओवरऑल गाड़ी G9 की जो इनका ट्रक है JAC T9, वो काफी ज्यादा उसकी बुकिंग्स भी हुई हैं और उसमें इजाफा भी हुआ है। अच्छा, कंपनी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो GHNI है, जो गंदारा आपकी इंडस्ट्रीज आती है, गैल के पास इसके 17% शेयर हैं, और उसमें भी जो सेल इजाफा हो रहा है वो भी आप लोगों को नजर आएगा। जो रेकोटेक के प्रोजेक्ट के भी जो बेनिफिट हो रहा है वो भी अगेन गैल को ही मिलता है। सो JCJ T9 हंटर की जो सेल्स हैं ऑलरेडी वो काफ़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। इसके अलावा जो है कंपनी बड़े जो हैवी ट्रक्स होते हैं उनके अंदर भी काम बहुत ज़्यादा करता है, और वो डोंगफेंग जो कंपनी है वो इसके लिए जिम्मेदारी है। जो चाइना के अंदर डोंगफेंग की जो सेल यहाँ पे आप इंपोर्ट करते हो वो आपके हैवी ट्रक्स में आता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके JC T9 की जो सेल्स हैं वो ज़्यादातर क्यों हो रही हैं? बिकॉज आपकी जो प्राइस है, ये प्राइस ब्रैकेट बहुत ज़बरदस्त है। आपका तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए के पास आपका इस टाइम पे ट्रक की प्राइस पड़ रही है, जो कि अगर बाकी ट्रक्स की कंपैरिजन किया जाए वो तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख इस तरीके से है। इसके अलावा जो आपके हैवी प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके हैवी मटेरियल जो हैवी ट्रक्स हैं, उनमें JAC X200 आता है। फिर इसके अलावा आपके JAC 1020 आता है, JAC 1036 आता है। इनकी भी सेल्स 3x हुई हैं पिछले साल की निस्बत। तो ये सारी चीजें आपको नजर आ रही बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा कुछ अर्सा 1-2 साल पहले इस कंपनी ने चेरी के साथ, जो चेरी चाइना की एक कंपनी है गाड़ियों की, वो उसने लॉन्च की थी। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बेची भी थी। रिसेंटली उन्होंने वो थोड़ी सी प्रोडक्ट्स कम किए हैं, लेकिन आगे जाके कंपनी ये कह रही है कि हम प्लग इन हाइब्रिड जो गाड़ी एक नई आ रही है वो हम इसकी सेल्स ज्यादा करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर सासगर ने रिसेंटली हेवल के अंदर प्लग इन हाइब्रिड लॉन्च किया। उसके बाद आप देखो शेयर की प्राइस बड़ी तेजी से जा रही है। तो मुझे लगता है बाकी सारी कंपनीज भी इसी तरीके से करेंगी। सो ओवरऑल काफी जबरदस्त नंबर आ रहे हैं, नंबर इंक्रीज भी गए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गैल इज वन स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सही। हमारे सेकंड पिक की तरफ आते हैं, और सेकंड पिक में हमारे पास है हम नेटवर्क। जैसे मैं कह रहा हूँ कि
वो वाले स्टॉक्स देखें जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए। सो हम नेटवर्क के ऊपर अगर टेक्निकल सेटअप्स देखें, हमने इसकी कॉल पहले भी दी हुई थी और उसने अपने टारगेट्स को हिट किया था। अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि ये रैली कर रहा है, सिंपल हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो से ये बाउंस करता हुआ इस टाइम 14.30 पे ट्रेड कर रहा है। सो इसमें अगर ये आप स्टॉप लॉस इसका 13.50 का रखते हैं और यहाँ से आप आए करें कि 15.65 को जाके फिर से टेस्ट करें और उसके बाद ये लग ऐसे रहा है कि ये अपनी ये वाला जो इसकी कंटिन्यूशन का बॉक्स है इसको ब्रेक करके ये 18.96 या 19 को भी जाके ट्रेड कर सकता है। सो ओवरऑल इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन इसमें हुई हुई है। अगेन इसको परफॉर्म करना चाहिए यहाँ से, अच्छा इसका टेक्निकल सेटअप है। बाकी अमार, ये आपकी आई थिंक टॉप पिक में भी रहा है हमेशा से, और अब आपको कैसा लग रहा है इसका जो रीसेंट टाइम का रिज़ल्ट? अभी तक तो मेरे ख्याल में अब आएगा, इसका रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। सो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसकी रिज़ल्ट्स के ऊपर और क्या ये 19 और 20 के टारगेट्स को जाके हिट कर सकता है? अच्छा, ये बिल्कुल बहुत आराम से कर सकेगा। इसके अंदर एक कहानी चल रही है, मैं उसके साथ उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन पहले हम नंबर्स को देख लेते हैं ताकि ये भी हमें एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। हम नेटवर्क जो है बाय फार मुझे बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी लगती है। उसकी वजह ये है कि अभी आप 2020 से इसका देखें, रेवेन्यू 4 बिलियन था और अब 5 साल के बाद जो है इसका रेवेन्यू तकरीबन कितना हो गया, 14.6 बिलियन है। तो 4 गुना इसका रेवेन्यू बढ़ना, विच इज़ अगेन स्पेक्टेकुलर, बहुत ज़बरदस्त है। कोविड के टाइम से इसकी जो अर्निंग्स थी, नेट इनकम नेगेटिव थी, चलें उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ईयर से अगर आप देखें 1 बिलियन के करीब इसकी प्रॉफिट थे और वो बढ़ते बढ़ते अगर आप अभी देखो तो 2.7 बिलियन 4-5 साल में डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त इसका CAGR है। रफली मैंने इसको थोड़ी देर पहले इसको चेक भी किया था, तकरीबन 45% का इसका CAGR बनता है। अच्छा, अब इसकी अर्निंग्स वाइज भी देखा जाए तो एक साल के निस्बत अगर हम इसको यहाँ पे नीचे कंपैरिजन करते हैं, सो दिस इज रफली अबाउट 2.37, और ये जो पिछले साल जो है 2.6, ये उससे तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हुआ है। हालांकि जो आपका रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, उससे पिछले सालों में देखे जाए तो वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो मेन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस चीज को आप लोगों ने समझना है कि ये कंपनी जो है ये कर्जा नहीं लेती, ये सारा कैश के ऊपर ही चल रही होती है। और अगर आप कैश वाइज इसको यहाँ पे क्वार्टरली आके देखें, सो लेटेस्ट जो आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं उसमें यहाँ पे अगर आप देखें 3.3 बिलियन इसके पास कैश इस टाइम मौजूद है, और आपका 5.6 बिलियन जो है ये तकरीबन आपका पैसा रिसीव होने वाले नहीं, इनको कैश आना है। और ये वाली जो है इसकी ज्यादातर जो अर्निंग्स है ये आपकी यूट्यूब से है। अगर इन दोनों को सिर्फ मैं मिला लूं, जो कि इसको पैसा रिसीव होना है या इस टाइम मिला हुआ है, तो ये 8 रुपीज पर शेयर इसकी प्राइस बनती है। तो दिस इज अगेन ह्यूज, और ये चीज आपको और ये पता भी होना चाहिए कि ये सिनेरियो एक अच्छी कंपनी हो और फंडामेंटली उसके पास कैश अवेलेबल है, तो इसका मतलब आगे जाके भी वो काम अच्छा कर सकती है। ऑलरेडी इसके अंदर मैंने डिटेल में पहले भी बात की हुई है। रिसेंटली इसने 10 स्पोर्ट्स का एक्वायर किया था, और जो आप लोग देखते हैं PSL वगैरह मैचेस देख रहे होते हैं, तो उसकी भी जो व्यूअरशिप है वो भी इनके पास यहाँ पे नजर आएगी। उसके अलावा जो है इनके यूट्यूब की जो ओवरऑल जो सब्सक्राइबर हैं वो 51 मिलियन तक पहुंच गए हुए हैं। जो इनके व्यूज हैं वो तकरीबन 46 बिलियन व्यूज ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। इसके अलावा 2-3 इन्होंने लास्ट टाइम जो क्वार्टरली इनकी रिपोर्ट आई थी उसमें मैंने चेक किया था कि इन्होंने बताया था कि हमारे 2-3 जो बेसिकली ज्यादा आपके ड्रामास जो चल रहे हैं उसमें जुड़वा आता है, एक मीम से मोहब्बत, इस तरह की खैर 2-3 नाम उन्होंने लिए हुए थे। आप खुद भी अगर ये सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे नीचे आओ, ठीक है, और आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं इसको क्लिक करेंगे तो आपको सामने जो रिपोर्ट्स लेटेस्ट होंगी वहां पे सारी उन्होंने डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखी होती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं खोल के आपको वो भी दिखा दूंगा। और दूसरी जो मेन बात है, जो हम नेटवर्क अभी तक नहीं परफॉर्म कर रहा था, उसकी वजह ये थी कि इनकी मेजरली जो व्यूअरशिप आती थी यूट्यूब के ऊपर वो इंडिया से आती थी, और इंडिया में आपने पता है जब पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस हुए हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे इनको थोड़ा सा व्यूज बंद हो गए थे इंडिया के, और जिसकी वजह से थोड़ी सी सेल इनकी पिछले क्वार्टर के अंदर निस्बतन नीचे गिरी है। वैसे मेरी टॉप 25 पिक में है, जैसे ही इसकी व्यूअरशिप दोबारा बढ़ना शुरू होगी ये दोबारा से परफॉर्म। डोंट स्किप द एड। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज्यादा पैसे कैसे बनाएं। So do take सरमाया.pk courses and become financially healthy। हमारे थर्ड पिक पे आते हैं और वो है वेव्स कॉरपोरेशन, और इसके ऊपर टेक्निकल सेटअप्स हमेशा से वो वाला फेवरेट पैटर्न है जो परफॉर्म कर जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें इसको
ये प्रॉपर एक एक्यूमुलेशन है, बहुत बड़ी इसकी एक्यूमुलेशन चलती हुई आ रही है तकरीबन 2022 के एंड से अब तक, और इसने 2022 के बाद अब जाके ये जो 9.85 की रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया विद वॉल्यूम्स और उससे ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कि ये यहाँ से रैली की शक्ल बना सकता है, और फिर जो इसके नियर टर्म टारगेट्स हैं वो 12.28 और 14.62 के बनते हैं। बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन थी इसकी। इससे पहले भी हमने बहुत दफ़ा इसकी कॉल्स दी हैं, बिल्कुल बॉटम पे 6 रुपये पे बाय करवाया हुआ, एक दफ़ा 7.2 पे कराया है, और दोनों के टारगेट्स हमने 8.86 रखे थे, वहीं तक गया था। उसके बाद करेक्ट होके दोबारा उन लेवल्स को उसने टेस्ट किया, और फिर अब जो इसमें यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो एक बहुत बड़े एक्यूमुलेशन बॉक्स का ब्रेकआउट है, और ये जो पैटर्न्स होते हैं ये बहुत अच्छी रैली में कन्वर्ट करते हैं अपने आप को। सो होपफुली अगर ये सस्टेन करता है और कर भी रहा है तो ये हम इसमें जल्दी ही इन टारगेट्स को देखेंगे कि ये शायद हिट हो जाए जाके। अमार, वेव्स के ऊपर क्या कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं जो इसके ऊपर ये इतना बड़ा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है चार्ट्स पर? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त रैली इसके अंदर आ रही है, और नंबर्स के ऊपर अगर आ जाए तो रिसेंटली जो इसके पिछले साल की निस्बत जो इसके रेवेन्यूज हैं वो तकरीबन 3.9 बिलियन से तकरीबन 4 बिलियन के पास, यानी कि इतना ज़्यादा रफली कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया, बल्कि ओवरऑल टीटीएम के अंदर हल्का सा डिक्रीज था अगर क्वार्टरली वाइज देखा जाए। नेट इनकम जो है तकरीबन इसकी 1 बिलियन थी 2024 में, अब 1.1 बिलियन है, तो तकरीबन आप देख रहे हो कि 0.3% का इजाफा आ रहा है। अच्छा, लेकिन क्वार्टरली अगर हम चलते हैं तो क्वार्टरली आपको यहाँ पे थोड़ी सी कहानी डिफरेंट नजर आएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले क्वार्टर की निस्बत यहाँ पे अगर 1.1 बिलियन, पिछली दफा आपके 0.8 बिलियन था, 851 मिलियन कह लें, और अब जो है वो तकरीबन 1.8 बिलियन, यानी कि तकरीबन 30-40% का आपको यहाँ पे इजाफा नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर पिछले साल के आप नेट इनकम इसी क्वार्टर की देखेंगे तो 59 मिलियन था, इस टाइम पे ये तकरीबन 108 मिलियन हो गया, तकरीबन आप कह लो कि डबल यहाँ से हो चुका है। सो ये चीज आपकी क्यों हो रही है, आगे जाके भी जो आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये अगेन ये अप्लायंसेस वगैरह बेचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वेव्स की कभी भी ऐड आती है तो वेव्स नाम ही काफी है, उस तरीके से आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो सेकंड क्वार्टर होता है ना 2024 का, वो बेसिकली हर साल का जो सेकंड क्वार्टर होता है उसमें आपकी गर्मियों की सेल्स आती हैं, तो ये अभी आने वाली है। और एक्सपेक्टेशन अगर आप पिछले क्वार्टर की हिसाब से देखेंगे ना, लास्ट ईयर जो Q1 अगर आप देखें तो उससे काफी ज्यादा इंक्रीज है, एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि गर्मियों में इसकी भी सेल्स का इजाफा होगा। ठीक है, अच्छा अभी इसकी रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो इसकी दूसरी कंपनी है वेव्स ऐप के नाम से, उसके अंदर भी काफी ज्यादा इसके अंदर इंक्रीज नजर आया प्रॉफिट के अंदर। तो अदर इनकम आप देखोगे तो काफी जबरदस्त उसमें आपको इंक्रीज नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट 1068 से 1249 आया, तो ये तकरीबन आपका 20% का इंक्रीज है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप ये देखो 108 से 321 आना, तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन 3 गुना है। तो ये अगेन इन्होंने एक्सपेंसेस वगैरह कम किए हैं, बीच में आपकी अदर इनकम वगैरह भी यहाँ पे शामिल हुई है। और अगर आप टोटल ईपीएस पे आ जाओ तो ये अगर आप देख सकते हैं तो एक साल की निस्बत 2 साल की अगर आप देखो 0.81 से ये तकरीबन 4 पे आ गई है। सो दिस इज अगेन प्रीटी गुड फॉर द कंपनी, और यही रीजन है कि वेव्स जो है काफी जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहा है। सही है। अमार, फोर्थ पिक पर आते हैं। फोर्थ पिक है हमारी SLGL, और इसकी कॉल भी हमने पहले टाइम दी हुई थी 14 पे, और उसके बाद बाय टू 13.5 पे कराया हुआ था, और उस टाइम हमारे टारगेट्स थे 18 के, जो इजीली जाके इसने हिट किया। अब काफ़ी अरसे से ये बुलिश पैटर्न बना रहा था फ्लैग की शक्ल में, और उसने अब ये ब्रेकआउट देने के बाद वापस आके रीटेस्ट किया, और फिर अब दोबारा से 18 के करीब ट्रेड हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, अगेन सस्टेन कर रहा है। सो इस फ्लैग की जो प्रोजेक्शंस आती हैं वो 23.43 के करीब की बनती हैं। जो इसका इमीडिएट टारगेट नज़र आ रहा है चार्ट्स पर वो तकरीबन 20.50 का है। सो ओवरऑल अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं करंट प्राइस पे, तो फिर इसका SL आप लोग रख सकते हैं तकरीबन 15.8, या अगर क्लोज आपको रखना है तो 16.25 का भी रखा जा सकता है। सो 18 पे बाय करें और फिर आए करें 23.43 को, और इमीडिएट इसके जो टारगेट्स हैं वो 20.51 के, जो इसका पिछला हाई था सितंबर 2024 का। एक साल हो गया इसको, अपने हाइस के करीब ये दोबारा जा रहा है, और उम्मीद है उसको जाके टेस्ट कर देगा। हमारे SLGL का भी रिसेंट टाइम्स में एक रिज़ल्ट आया था, वो कैसा रहा, और उम्मीद लग रही है आपको कि ये ऊपर आगे परफॉर्म करता जाएगा? बिल्कुल, इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है, बिकॉज़ ये काफ़ी हद तक एक्विजिशंस वगैरह भी कर रहे हैं। नंबर्स की बात की जाए तो रेवेन्यू इसका तकरीबन 26% में इंक्रीज़ हुआ है। ईपीएस जो है तकरीबन की 80% इंक्रीज़ हुई है, विच इज़ स्पेक्टेकुलर, बहुत ज़बरदस्त है। ग्रॉस मार्जिन इनका 47% है, तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें। तो अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात की थी, ये काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है
ये काम क्या करते हैं, लॉजिस्टिक्स और एसेट ट्रैकिंग का इनका काम है। दो डिवीजन इनके यही दो डिवीजन है, लॉजिस्टिक और एसेट ट्रैकिंग। और इसके अंदर जो बेसिकली अगर आ जाएं तो आपके सिक्योर्ड लॉग, सिक्योर्ड ट्रैक, लॉजिसर्व के नाम से कंपनीज अवेलेबल हैं। और अगर जो इनकी सर्विसेज डिवीजन है उसमें फिस्ट सिक्योरिटी, स्काई गार्ड, ये सारे नाम इनके आते हैं। अच्छा, रिसेंटली एसएलजीएल ने क्या किया है कि अपने ट्रैक्स ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो कंपनी है वो इन्होंने एक्वायर किया है लॉजिसर्व की। अपना जो इन्होंने रिसेंटली लाइसेंस ले लिया हुआ है एनबीएफसी का। तो एनबीएफसी से लाइसेंस से क्या होता है, जब भी ये अपने क्लाइंट्स को कोई इन्होंने पैसे उनसे लेने हैं तो अगेन ये उस पेमेंट्स वाइज काफी इनको बेनिफिट्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इनके पास सेविंग्स तकरीबन 400 मिलियन रुपीस जो है इनके पास सेविंग्स भी पड़ी हुई हैं। और रफली इस टाइम पे एसएलजीएल जो है उसने तकरीबन 1.1 बिलियन इन्वेस्ट किया है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। और ओवरऑल जो लॉजी सर्व इनका जो बिजनेस है वो उसके पास अभी भी जो 10 ईयर की इनकी टैक्स एग्जम्पशन है वो उसमें से 8 साल अभी भी बाकी हैं। सो रफली लॉन्गर टर्म के हिसाब से भी इसके अंदर काफी बेनिफिट नजर आ रहे हैं। वैसे भी जो सर्विसेज वगैरह ये दे रहे हैं वो इस टाइम इन डिमांड भी हैं। सही है। हमारा अब ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो जो लास्ट सपोर्ट हमने बताई हुई थी उसी को सस्टेन करके बाउंस कर रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ से इसमें एक बाउंस है जो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है उसको जाके टेस्ट करे। सो ओवरऑल मुझे डॉलर इंडेक्स स्टिल इतनी अच्छी खबरें आने के बाद भी ये ब्रेक नहीं हुआ और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से इसमें एक बाउंस आ सकता है डॉलर इंडेक्स के ऊपर। हमारे बाकी आप बताएं कि फंडामेंटल्स अभी जो इसके लग रहे हैं आपको डॉलर के, वो क्या यूएस डॉलर के वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। सेकेंडली ये जो 4 या 5 सितंबर को जो फ्राइडे आ रहा है उसमें एनएफपी का डेटा भी आएगा। सो बड़ी नज़रें होंगी उस डाटा के ऊपर भी। उसके ऊपर भी कुछ बताएं कि क्या लग रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और पावल की स्पीच के बाद अब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ, जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल के अंदर के ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि डॉलर जो है पहले बुलिश चल रहा था, लेकिन अगे जो पावल की स्पीच आई फ्राइडे वाले दिन उसने सारी चीज़ों को बेरिश कर दिया। और ये अगेन सेंटीमेंट्स की बेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमेशा करेंसीज के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो मेरी डिस्कॉर्ड के ऊपर मैंने जो कॉल्स दी हुई थी वो सारी बहुत ज़बरदस्त गई थी। सैटरडे वाले दिन मैंने कॉल्स दी हुई थी, तो वो मैं थोड़ी देर बाद दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। और उसमें बेसिकली क्या था कि ओवरऑल मैंने डॉलर को कहा था कि 2 दिन हो सकता है कि इसका डाटा बड़ा ज़बरदस्त आए, और वो आपके पीएमए नंबर्स वगैरह थे और आपके लेबर के डाटा था, लेबर का सॉरी कह रहा आउटपुट का डाटा था, और वो 2 दिन काफ़ी ज़बरदस्त डॉलर ऊपर गया और उसके बाद दोबारा से बेरिश होना शुरू हो गया था। तो मैं एक्सपेक्टेशन मुझे जो लग रहा है कि बाउंस शायद ना आए इसके अंदर, क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर सिर्फ आप एनएफई की बात करें लेकिन बाकी दिन भी इसका लेबर का डाटा है। और लेबर का डाटा जो अभी तक जो आउटपुट के आपके जितने नंबर्स आ रहे हैं वो थोड़े से लो वाली साइड पे आ रहे हैं। और अगर वो लो वाली चीज़ें आपकी एम्प्लॉयमेंट वाली साइड पे भी आ गई तो वो ऑलरेडी पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन बनती है। अगर, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा डाउन आ सकता है बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट नंबर्स। सही है। सो अगर नीचे आता है तो फिर उसके लिए की लेवल ये है कि 97.5 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे को चला जाएगा। अगर आप फंडामेंटल्स के डेटा को फॉलो कर रहे हैं और डेटा स्ट्रॉन्ग आता है तो फिर एक्सपेक्ट ये करें। अगर पाउंड यूएसडी पर आएँ तो मैं पाउंड यूएसडी के ऊपर जो सेटअप्स बने हुए हैं स्पेशली 1 आवर के ऊपर, वो कोई ख़ास अच्छे नहीं है। लास्ट टाइम भी हम इसको शॉर्ट की तरफ ही लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन एक बहुत अच्छी अगेन उसमें एक बहुत बड़ी एक कैंडल बनी और अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद ये दोबारा भी नीचे आ रहा है। अभी रिसेंट टाइम्स में इसने 1 आवर के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस बनाई है और अपनी ये नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये अच्छा साइन नहीं है। सो मैं ये करूँगा कि अगर ये बढ़ता है ऊपर तो मैं सेल अपॉर्चुनिटी देखूँगा इसमें, और फिर मेरा स्टॉप लॉस 1.35440 जो ये लास्ट फ्राइडे का जो हाई था वो रखूँगा। और यहाँ कहीं मिलता है 1.34900 या 1.35110 के ऊपर, इधर कहीं शॉर्ट करूँगा। 35-40 पिप का एसएल होगा मेरा, और फिर एक्सपेक्ट करूँगा कि दोबारा नीचे आए और इन लेवल्स को जाके टेस्ट करे 1.33900 को। सो ओवरऑल इसके ऊपर कोई ख़ास बड़ा कोई ट्रेंड नहीं है, ना ये ऊपर की तरफ का है ना नीचे की तरफ का है। सो आइडिया ये है कि इस रेंज को प्ले किया जाए, ऊपर रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करें एंड देन अटेम्प्ट करें नीचे सपोर्ट के ऊपर अपने शॉर्ट्स को कवर करने की। यानी कि आप यूएस डॉलर ख़रीद रहे होंगे ऊपर जब शॉर्ट कर रहे हैं और पाउंड को आप सेल कर रहे हैं। सो हमारा पाउंड एज़ कम्पेयर टू डॉलर क्या स्ट्रॉन्ग है अभी या वीक है?
अच्छा, कुछ ऐसा पहले पाउंड जो था वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ हुआ था, 1-2 वीक से थोड़ा-सा वीकनेस चल रही है, तो मैं इस टाइम तो कहूँगा कि ये न्यूट्रल सिनेरियो में चल रहा है। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो आपकी डॉलर की जो न्यूज़ है, उसी के बेस के ऊपर डिसीजन होगी कि पाउंड यूएसडी कहाँ पे जाने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। लास्ट टाइम भी ये बताया था कि 21 अगस्त के बाद से गोल्ड में हम रैली देख सकते हैं, और हमने वही विटनेस किया कि 21 अगस्त को इसने 3300 से 3315 से फिर परफॉर्म करता हुआ इस टाइम ये 3420 का हाई लगा चुका है। राइट नाउ अगेन ये डेली टाइम फ्रेम की एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और इस रेंज के ऊपर अक्सर लोगों को नहीं समझ आती कि ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। जब भी ये नीचे आता है ऐसा लगता है कि बस ये ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद ये 2500-2600 तक जाएगा, और जब ऊपर जाने लगता है तो हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नए हाइज लगा देगा। सो इसको फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें अगर, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 1 आवर के ऊपर इसने बहुत अच्छा ट्रेंड अभी रिसेंट टाइम्स में दिखाया है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा एक हायर लो अभी डिफाइन करे, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़र्दर ऊपर जाए। मैं इसको इस लेवल पे नहीं बाय करूँगा। मेरे लिए जो इसकी पूरी रैली की 3312 से लेके 3423 तक की जो रैली थी, उसका जो फिप का नंबर्स हैं 0.382 या 0.50 के करीब, मैं वहाँ पे इसको वैल्यू बाइंग के तौर पे ऐड करूँगा। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा या मैं आए करूँगा 3380 के लेवल्स को और 3355 के लेवल्स को। इन दो लेवल्स के ऊपर मैं एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा। अगेन लेवरेज के कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। यहाँ पे इतना नहीं ख़रीद लेना कि आपका अकाउंट 3380 से 3370 पे ही ज़ीरो हो जाए। सो वो देख के बहुत अच्छी कैलकुलेशंस के साथ फिर ये अटैम्प्ट करनी है, और फिर एक्सपेक्ट यही करना है, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम की जो रेंज बनी हुई है, जो 3450 के इसके हाइज़ हैं, वो आने वाले टाइम पे ब्रेक हों। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू बाइंग अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर बाय अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है, तो जब भी ये रिट्रेस होता है, अच्छी करेक्शंस आती हैं, तो इसको फिर बाय ही करना चाहिए। हमारा गोल्ड स्टिल आपको बुलिश लग रहा है, और सितंबर में सीजनैलिटी गोल्ड की कैसी है? अच्छा, ओवरऑल गोल्ड के ऊपर मैंने रिसेंटली बाय कॉल भी दी हुई थी, मैं यहाँ पे इसको दिखा भी देता हूँ। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। और ये डिस्कॉर्ड के ऊपर मैंने बताया भी हुआ था कि आपके जो फंडामेंट जो सीजनल है लास्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और मुझे लग रहा था कि आपकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर रहेगी। मैंने यहाँ पे कॉल्स वगैरह सारी जो बताई हुई थी बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो, उसमें मैंने बताया भी था कि गोल्ड को आप बाय कर सकते हो, सिल्वर बाय कर सकते हैं। देन अगेन इसमें आपकी कुछ और कमोडिटीज़ भी हैं, लेकिन जो मेजर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था वो पाउल की स्पीच के बाद, जब मैंने ये सबको बताया था कि ऑलरेडी इसके अंदर आप इसमें काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेड कर सकते हैं, और ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आप बाय कर सकते हो। तो ओवरऑल जितनी भी प्रोडिक्शंस थी तकरीबन सारी ही सही आई हैं, और इसकी रीज़न यही होती है, जिस तरीके से अभी भी हम बुल्स एंड बियर्स में बता रहे थे कि फंडामेंटल्स को आप टेक्निकल्स के साथ थोड़ा कंबाइन कर लें तो आपकी बड़ी एक अच्छी सिनेरियो बनता है। ऑलरेडी गोल्ड के अंदर मैं काफ़ी बुलिश सिनेरियो देखता हूँ। अच्छा, ये कॉल्स मैं ज़्यादातर बुल्स एंड बियर्स में इसलिए नहीं मैं शेयर कर पाता हूँ कि मैं सैटरडे की रात को ये मेरे पास डाटा सारा इकट्ठा होता है। हम फ्राइडे की रात को बुल्स एंड बियर्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो सैटरडे तक मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रीमियम सर्विसेज जिन्होंने ली हुई है ऑफ ये हमारा जो सरमाया का जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है, तो उसमें ये सारी एक्सेस उनको अवेलेबल होती है। सो बेहतरीन मेरे एनालिसिस, ये जो लास्ट वीक का एनालिसिस था, उसमें सारे करेंसीज ने उसी तरीके से परफॉर्म किया था। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा, हमार गोल्ड की सीजनैलिटी सितंबर में कैसा आपको लग रहा है? सितंबर इज़ अ गुड मंथ फॉर गोल्ड? सितंबर में ये ऊपर ही जाता है। मैं एक दफ़ा फिर भी अपने एंड पे दोबारा चेक कर लेता हूँ, बट आई थिंक ये सारा सिनेरियो आपका गोल्ड के हिसाब से ही बिल्कुल सही होता है। ये गोल्ड का मैंने सीजनैलिटी है। अच्छा, अभी रिसेंटली अगर आप देखो, ये थोड़ा सा नीचे आता है, रिट्रेस करता है, लेकिन मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगेन फंडामेंटल्स को आपको कंसिडर करना पड़ता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सीजनैलिटी आपको तब देखनी चाहिए जब आपके फंडामेंटल्स जो हैं अलाइन हो रहे हो, तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त प्ले करती है। लेकिन कभी कभार अगर आप फंडामेंटल्स आपके लाइन ना कर रहे हो, तो फिर आपकी सीजनैलिटी उस तरह से प्ले नहीं कर रही होती। सही है। हमारे नैस्डैक के ऊपर बात करते हैं, और चार्ट्स के ऊपर कोई बहुत प्रोमिनेंट इसका सेटअप मुझे नहीं मिल रहा। सो मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर दिए। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 23,300 का है। अगर ये ब्रेक हुआ तो मुझे लग रहा है फिर ये नीचे आएगा, और ये आके उन सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करेगा, 22,600 को या 22,300 को। सो मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बुलिश ट्रेंड नहीं नज़र आ रहा, और जब भी ये बढ़ता है इसके ऊपर कहीं ना कहीं सेलिंग आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी एक मैसिव ड्रॉप नज़र आया, फिर दोबारा से एक रैली कंटिन्यू मैसिव ड्रॉप नज़र आया। अब ये रिट्रेसमेंट थी उस ड्रॉप की, और अगर ये यहाँ से दोबारा बढ़ के नया हाई
बनाता है लेट्स से 24,100 200, फिर हम दोबारा देख सकते हैं कि इसी तरह का ड्रॉप यहाँ कहीं आए। सो इसके ऊपर मैं सिर्फ करेक्शंस पे सस्ते उस पर ख़रीदना चाहूँगा डिस्काउंटेड प्राइस पे। करंट बाइंग मुझे इसके ऊपर नहीं ऐसे कुछ अच्छा लग रहा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि या मैं आए करूँगा इन लेवल्स को जब मुझे ये वैल्यू बाइंग मिले, करेक्शंस के ऊपर मिले, उस टाइम में स्टॉप लॉस नीचे वाली सपोर्ट रख के फिर अटेम्प्ट करने की बाई करने की कोशिश करूँगा। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है ये इतनी बड़ी रैली कर गया है पिछले कुछ टाइम में, यानी कि हम अप्रैल से देख रहे हैं इसको 16,000 से 24,000, ये बहुत बड़ी रैली है। सो इसकी एक मेजर करेक्शन ड्यू है और उसके लिए अब ये वाला लेवल आए करें 23,300 ना ब्रेक हो। अमार, जो आपकी ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं स्पेशली यूएस की मार्केट्स, इंटरेस्ट रेट कट होने की बातें हो रही हैं और ज़ाहिर है फिर जो आपकी स्टॉक मार्केट्स होती हैं वो बुलिश होती हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ट्स पे ना बार बार जब भी नए हाइज लगाता है कहीं ना कहीं इसकी ना सेलिंग नज़र आती है। सो ये कैसे एब्जॉर्ब होगी ये सेलिंग, और हम एक्सपेक्ट करेंगे फर्दर ट्रेंड करता रहे बुलिश। अच्छा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि नेक्स्ट वीक के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो बहुत क्लियरली बता देगा। हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट का नंबर आपका अभी ठीक ना आए और वो ठीक ना आने की वजह से ये मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी 2 वीक्स पहले भी बताया था कि जो आपके अगस्त का जो लास्ट वीक्स होते हैं उसमें मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है, वो हमने देखा भी है कि थोड़ी बहुत ही ऊपर भी गई है। लेकिन सितंबर के जो पहले 2 वीक्स होते हैं उसमें मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है। तो यहाँ पे जब नीचे आ रही होगी तो आपकी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है वो 17 सितंबर को है। तो 17 सितंबर से पहले पहले अगर डॉलर का डाटा थोड़ा सा वीक आता रहा तो ये मार्केट थोड़ी सी नीचे आपको नजर आएगी। फिर उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट कट की है इसने, जो पावल अभी देखना ही है कि कट करता भी है कि नहीं, अगर कट किया तो फिर एकदम से आपको मार्केट के अंदर रैली नजर आएगी। चलें, ग्रेट। अच्छा, अब क्रिप्टो की कुछ बात कर लेते हैं। BTC USDT चार्ट्स पर जिस तरह से इसने एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया था लास्ट टाइम 114,600 का, उसको सस्टेन नहीं कर सका, लोअर हाई बना के दोबारा से नीचे आ गया और इस वक्त ये एक डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 1,13,500 का जो लेवल है ये ब्रेक हो तो फिर हम आए कर सकते हैं दोबारा 123,200 को। ये जो हमने करेक्शन देखी इसके ऊपर, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की एक डाइवर्जेंस थी जिसकी वजह से ये सेलिंग हमें बाद में नज़र भी आई है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं या बाय करना चाहते हैं या आप इसके ऊपर सिप की कोई स्ट्रैटेजी रखते हैं कि BTC मुझे होल्ड करना है लॉन्ग रन के लिए, सो ये अच्छे लेवल्स हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ पे 1,10,000 12,000 यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार मुझे और अच्छे करेक्टिव लेवल्स पे ये मिल जाए तो फिर ये 107 108 के जो लेवल्स हैं ये बहुत आइडियल हैं। यहाँ से फिर एक बाउंस आप दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये भी शॉर्टर रन के लिए एक बेरिश उसमें चल रहा है और जिसके लिए कुछ की लेवल्स जो हैं वो आपके 1,13,500 के, उसको आए करें या फिर ये नीचे 107 108 पर मिलता है तो वहाँ पे इसकी बाइंग करें। ऐसा कोई बहुत प्रोमिनेंट बुलिश कोई इस पे इंडिकेटर नहीं है कि हम कहेंगे फ़ौरन बाई कर लें। सो जिनको वैल्यू बाइंग करनी है, जिनमें होल्डिंग पावर है, वो इसके ऊपर जाके बाई कर सकते हैं और जिनको टेक्निकली स्विंग्स को प्ले करना है वो 113,500 के लेवल्स को आए करें। फिर इसी तरीके से इथेरियम USDT ये भी बहुत अच्छी करेक्शंस में आया हुआ है और इसके ऊपर भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी ये अच्छे नीचे लेवल्स पे आपको मिले, ये जो लेवल्स यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, एक तो 43,100 का था, ये अभी इसको सस्टेन करके बाउंस कर रहा है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके पास जो अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 4,200 के और फिर $4,000 के करीब है। सो ये $4,000 एक आइडियल बाइंग हो सकती है इथेरियम की भी। सो मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए दोनों में, BTC इथेरियम में, और जो लेवल्स बताए गए हैं उनको देखें, जब उन पे ब्रेकआउट्स लग रहे हों या आप अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ करना चाहिए। सो ओवरऑल हमारा ये है। डॉलर इंडेक्स मुझे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गोल्ड अगेन वैल्यू बाइंग करनी है, पाउंड USD को शॉर्ट करना है, BTC इथेरियम पे थोड़ा वेट करना है अच्छी वैल्यू बाइंग का, या अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं इसके उसके ब्रेकआउट्स लगें फिर जाके इसको बाय करें। और NAS 100 में अगेन नीचे जब आएगा तो उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल कंक्लूड कर दिया है मैंने, बाकी मेरे ख्याल में अब रैप अप करते हैं इसको। परफेक्ट हो गया। चलिए, हम सारी मार्केट्स हमने ऑलरेडी कवर कर दी हुई हैं और अगेन मैं लास्ट में आप लोग सबके अपील करूंगा कि जो अभी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर
फ्लड्स की जो सिचुएशन बनी हुई है इसको थोड़ा सा सीरियस ले लेते हैं। चाहे मीडिया ज़्यादा इसको हाइप दे रही है, लेकिन हमें कम से कम जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनको हेल्प करना लाजमी बनता है, और कोशिश करें अपनी जो आप लोगों ने थोड़े से प्रॉफिट्स बनाए हैं सो थोड़ा सा चंक आप लोगों ने देना है, थोड़ा सा देना कोई इतना मसला नहीं होता। तो काइंडली डू दिस फेवर टू ऑल दोस पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस, और इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला भी आपके बरकत देगा, आपके और प्रॉफिट्स में इजाफा करेगा। चले नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, सरमा की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।